अनअकैडमी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्लो में वाईफाई स्टडी निकल गया। हाँ, मधुर ने समझ भी लिया। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है बेटा। हाँ जूही, थर्सडे से हो जाएगा। अनुराग, अपना नंबर दे दो प्लीज। बेटा मेरा फोन नंबर आप टेलीग्राम पर जाएंगे ना, तो वहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। वहां पे मेरी सहायता सूचना नंबर है, कॉल सेंटर का नंबर। आपको देखना है एक बार रियल में। अरे भाई मैं रियल में ही हूँ यहाँ पे, और थोड़ी फेक हूँ। प्रशांत, गर्म पानी पियो जितना पी सकते हो बेटा। प्रीति, अंकित 10 से डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अंकित और 10 को एक साथ लिखो, मिल जाएगा। ये सीजन चेंज होने का टाइम है, सबको कुछ ना कुछ होता है। मणिकांत, बहुत सारा आशीर्वाद। शिबू, अच्छा कपिल, ये कैसे होती है, ग्रेड कैसे आती है? कृष्णा, बहुत बढ़िया बेटा। शीलू जैन सर, आपसे जीएमजीई करती हूँ। अब जीएमजीई क्या होती है? आप रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करती हैं। अच्छा शीलू बेटा, इतने सारे बच्चों के मैसेज होते हैं कि नहीं हो पाता। ऐसा इंटेंशनल नहीं होता है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरू करते हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत में आज का टाइटल है 1935 से लेके 47 तक की मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद में क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1935 से 47 के बाद में कल जब हम पढ़ेंगे, तो कल हम गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे, है ना। तो गवर्नर जनरल पढ़ेंगे पहले तो 1857 तक, और उसके बाद में 1857 से लेके उसके बाद के जो वायसराय हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमेशा की तरह शुरुआत में जल्दी से 2 मिनट में एक जरूरी बात सुन लो, और वो ये है, रेफरल कोड अंकित 10 आपको अब तक 10% डिस्काउंट दिलाता रहा है, लेकिन अब एक एडिशनल फैसिलिटी आपको दिलाने जा रहा है। और वो क्या है? बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे, उन्हें अनअकैडमी उसी फीस में जिसमें उन्हें प्लस अथवा आइकॉनिक मिलता था, उसी फीस में अब उन्हें ये 20 किताबें, साथ में एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप, एक्सटेंडेड बोले तो जो उनको एक्स्ट्रा मंथ की अप टू प्रीलिम्स जो वो चाहिए, एक्सटेंडेड मेंबरशिप वो, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये वाली। क्या है इसके अंदर अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अनअकैडमी लोन भी दे रहा है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपके पास कोई मतलब ऐसा सोर्स नहीं है जिसके थ्रू आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई फैसिलिटी नहीं हो, तो अब अनअकैडमी आपको यूपीएससी के लिए एक प्रकार से ये समझिए कि आपकी जो फीस है उसे किश्तों में ले रहा है। इसको सरल रूप से यूं समझिए। और इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, एकदम मतलब जब आप चाहेंगे जितने समय में चाहे उतने में चुका सकते हैं, ठीक है। तो अब यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है, अब वो किसी प्रकार से किसी बैंक का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि अनअकैडमी अब खुद से आप लोगों के लिए फाइनेंस स्कीम लेकर आ चुकी है, ठीक है बेटा। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके यूपीएससी के अंदर अगर आप अभी भी इससे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको अंकित 10 रेफरल कोड से 44,000 में यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स, मेन समेत इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। साथ में आपको जितने भी प्रकार के टेस्ट वगैरह जो देने हैं वो सब चीजें मिल जाती हैं। कॉम्बैट हर संडे होता ही है, इसके थ्रू भी आप लोग कॉम्बैट के अंदर भी एनरोल करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। साथियों, which of the following represents the major phases of क्विट इंडिया मूवमेंट? हाँ भाई, भारत छोड़ो आंदोलन से निम्न में से कौन कौन से कथन मैच करते हैं
strike, boycott, sit-ins at urban centers, नंबर 1। एक्सटेंसिव अटैक्स, औपनिवेशिक शासन सत्ता के अनेक प्रतिभों और साधनों जैसे रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें, सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, होम रूल लीग की स्थापना और कर्नाटक सिस्टम। क्या क्या था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सवाल का आंसर आपको देना है। इस समय क्या क्या हुआ करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। करें, चलिए लीजिए। हाँ जी, सवाल बना। हाँ जी, इधर सुनिएगा साथियों, सवाल बनता है कि सर क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इधर सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये नहीं हुआ था। होम रूल की लीग की स्थापना तो 1916 में हो चुकी थी, एनी बेसेंट वाली, है ना, तो वो तो इस फेज में हुआ ही नहीं था। अच्छा, दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक सिस्टम। अब ये कर्नाटक सिस्टम क्या है? कर्नाटक सिस्टम क्या है साथियों? जो अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी ना, उसे कर्नाटक सिस्टम कहते हैं, है ना। तो जो भी अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी वो क्या कहलाती है? कर्नाटक सिस्टम कहलाती है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन डेवलप किए गए थे, मतलब जो किसी को पता ना चले, और वो रेडियो सिस्टम विकसित किए गए थे, लोगों तक एक दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ जी, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज RIN। हाँ भाई, RIN क्या था? RIN विद्रोह क्या था? रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा हुआ विद्रोह क्या था? नंबर 1 इंडियन नेशनल, अच्छा मैंने बोल ही दिया, इंडियन नेशनल आर्मी, HMIS तलवार, हंगर स्ट्राइक बाय नेवल रेटिंग, लॉर्ड इरविन। कौन कौन इसके हिस्से नहीं थे? नॉट पार्ट। मृत्युंजय डालूंगा बेटा, एक्चुअली अभी हमारे साथ में कुछ इशू हुआ है हमारी टीम के एक सदस्य के साथ में, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना। हाँ जी, करें। अमनदीप, कोरोना हो गया, बुखार नहीं उतर रहा। अमनदीप तो थोड़ा दिमाग पे लोड मत दो, अभी रेस्ट करो बेटा, है ना। जब स्वस्थ हो जाओ तब पढ़ाई करना, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर लो बेटा, है ना। हाँ जी, 1 और 4, लॉर्ड इरविन, रॉयल लॉर्ड इरविन किस समय थे? गोलवेज सम्मेलन, दांडी यात्रा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले टाइम पर थे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी इसके साथ संबंधित नहीं थी। क्यों? क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था, है ना। इसी को ही आप रिन म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हुआ क्या था? 1946 के अंदर RIN, रॉयल इंडियन नेवी, इसके द्वारा रिबेल किया गया था, विद्रोह किया गया था। कहां पर? मुंबई के अंदर किया गया था, जिसमें 1100 से अधिक नौसैनिक जो थे हमारे, उन्होंने HMIS तलवार नामक जहाज पर एक प्रकार से वो कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी, हम वो कर दिया था, हड़ताल कर दी थी कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों कर दी थी? क्योंकि उनको खाने के लिए जो भोजन मिल रहे थे वो सही नहीं थी। इनके एक नाविक साथी थे जिनका नाम था BC दत्त, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मुझसे खुद नहीं बोला जा रहा है यार, ये क्या हो रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब था कि नस्लीय भेदभाव हो रहा था। केस अगेंस्ट आजाद हिंद फौज, उन दिनों आजाद हिंद फौज के खिलाफ केस हुआ था। ये सारी चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से इंडियन नेवी ने अंग्रेजों के साथ खिलाफत कर दी थी। देखिए क्या हुआ था, अगर आपको मालूम हो
तो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी? जो हमारे द्वारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे। मतलब बहुत सारी किताबें तो ये तक लिखती हैं कि अंग्रेजों का भारत से जाना जो है वो दो प्रकार की घटनाओं के कारण हुआ था। इंडिया छोड़कर जाने का अंग्रेजों का मन नहीं था, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात को भी बोलते हैं कि इंडिया में दो घटनाएं ऐसी हुई थी जिन्होंने अंग्रेजों का जाना लगभग तय कर दिया था। वो दो घटनाएं क्या थी? नंबर एक थी साथियों, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन होना, और दूसरा था मेरे प्यारे साथियों, इतने साल से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने ऑर्डर में रखने वाली ब्रिटिश सेना अब नेवी को, जो कि नेवी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी ब्रिटिश सेना की, उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रही थी, जिसके चलते नियंत्रण खो जाने के कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि उनके हाथ से सत्ता चली गई है, और इस स्थिति में उन्होंने आनन फानन निर्णय लिया। मतलब ये बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंटेड है कि रिन म्यूटिनी ने असल में उनकी, मतलब कहते हैं ना, जो उनका जो ताबूत तैयार कर दिया गया था भारतीय सेनानियों के द्वारा, उसमें कील ठोकने का कार्य किया था। ठीक है ना? तो ये कार्य कहां हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वर नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्या कुछ शामिल नहीं था? भारत संघ के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत, भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, संविधान सभा का गठन, 6 मुस्लिम बहुल राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं थी? जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था तो इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। सर आप चाय पीते हैं? हाँ भाई मैं चाय पीता हूँ। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, जब इंडिया में कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, कौन कौन शामिल था उसके अंदर? सर स्टीफर्ड क्रिक्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। तो उन्होंने आकर के जो चीजें यहाँ पर रखी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किस चीज को मानने से इनकार कर दिया था? उन्होंने कह दिया था कि हम सेपरेट पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये तो माउंटबेटन आए जिन्होंने ये कहा, 3 जून की योजना लाए, भारत और पाकिस्तान को दो सेपरेट देशों में बदल दिया। कैबिनेट मिशन जब तक आया था 1946 तक, पाकिस्तान की, पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। क्लियर है? तो ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो क्रिप्स मिशन वाले, यहाँ पर स्टीफन क्रिक्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पथिक लॉरेंस, ये नेहरू जी के दोस्त थे। नेहरू जी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई की हुई थी। ठीक है ना? तो ये सारे तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following statement regarding India's independence and partition is not correct? निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। पहला तथ्य, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड वेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग कर दिया गया। इनमें से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता तथा विभाजन से इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कथन सही नहीं है? हाँ जी बताइए, कौन सा कथन यहां पर ऐसा है साथियों जो करेक्ट नहीं है? अच्छा सवाल है, सोच करके आंसर दीजिएगा। वर्षा
बेटा आज काफी दिनों बाद क्लास हुई है, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, है ना। एक लंबा ब्रेक था, उसके बाद क्लास हुई है आज, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हुआ था, तो ध्यान से सुनिएगा। 14 जून 1945 को वेवल प्लान प्रेजेंट किया गया था लॉर्ड वेवल के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा था कि हम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। तो एटली बोल चुका था, लेकिन तारीख जो था वो 47 ना देके 48 दिया था, यानी 1948 तक ट्रांसफर होना था, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होना था। प्लान बाल्कन क्या है? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, जो प्रोविंसेस थी, बाल्कन का मतलब होता है टुकड़ा करना, यानी देश का छोटे छोटे हिस्सों में बदलना। तो मेरे प्यारे साथियों, सौरभ काफी टाइम से पूछ रही हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। बेटा क्या जवाब चाहिए आपको, बताओ ना। हाँ जी, इधर सुनिएगा। तो असल में जो प्रोविंसेस थे, राज्य थे, जैसे राजपूताना हुआ, हैदराबाद हुआ, असल में ये सारे के सारे देश के जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, इन्हें सेपरेट स्टेट बनाने की परमिशन दे दी गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं थी। हालांकि अंग्रेज गए थे तो उन्होंने यही काम किया भी था। हर हर उसको प्रोविंस को कहा जिसको जहां जाना है जाए, जिसे पृथक रहना है पृथक रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को मैच करिए और बताइए। क्या पूछा गया है? बी आर अंबेडकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सिकंदर हयात खान फार्मर प्रजामंडल, फजलुल हक यूनियनिस्ट पार्टी और खलीमुज्जमान इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इनको मैच करिए और बताइए कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। CHSL का 25 अप्रैल को एग्जाम है, हो जाएगा, मुझे आपसे ही पढ़ना है। एग्जाम है तब तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बेटा आपका एग्जाम ही नहीं होगा मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है। बाकी तो आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। हाँ जी, बताइए कौन सा आंसर सही है, यहां पर मैच कौन सा सही कर रहा है। लॉकडाउन ऑलमोस्ट सब जगह लग चुका है। राजस्थान में फिर से लॉकडाउन सही सिचुएशन हो चुका है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन है चीजें दोस्तों, मतलब बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन कौन से अभिलक्षण थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? हाँ जी बताइए। प्रारंभ से ही यह ग्रामीण विद्रोह था, यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था, हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी, राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी ये पूछा जा रहा है, बताइए। प्रारंभ से ही यह ग्रामीण विद्रोह था, यह नरमपंथी आंदोलन था, अभूतपूर्व प्रयोग हुआ था, हिंसा बहुत ज्यादा यहां पर हुई थी, और राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। क्या कुछ हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताएं। करो या मरो की सिचुएशन। गवालिया टैंक। मेरा इंटरव्यू भी पोस्टपोन हो गया राकेश रंजन, 26 को था, वो भी पोस्टपोन हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैं एसएससी की वापस से क्लासेस थर्सडे से रिज्यूम कर रहा हूँ। हाँ जी, You'll need to unlock your iPhone. अरे चुप रहो। Which of the following statement about the क्रिप्स मिशन is not correct? क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा पर सहमत होने के लिए राजी किया। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन किया। कौन सा कथन सही है?
सही नहीं है पूछा गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। परफेक्ट, मैं एकदम अच्छा हूं बेटा। वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं 1905 से लेके 1920 के बीच में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातें। लेकिन हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्रम में आज की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो आपको हमेशा की तरह सबसे पहले बताई जा ही रही हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लें साथियों। 14 अप्रैल और 15 अप्रैल मैं काफी दिन से आप लोगों को बता रहा हूं, कृपया करके इस पॉइंट को नोट कर लें साथियों। 14 अप्रैल यूपीएससी के लिए और 15 अप्रैल एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है। यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए ये खास है कि यदि ये आप आज के दिन यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलने का कमिटमेंट किया गया है। नंबर 1 कमिटमेंट है कि आपको 10,000 रुपीज की 20 बुक्स यूपीएससी की तैयारी के अंदर दे दी जाएंगी, सेम इसी फीस में जिसमें कि आप प्लस अथवा आइकॉनिक परचेज करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा आप लोगों को 2 महीने का नहीं अपितु 3 महीने का एक्सटेंडेड, क्योंकि आप अप्रैल में परचेज कर रहे हैं तो मई जून जुलाई 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दे दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं यदि कोई विद्यार्थी आज सब्सक्रिप्शन परचेज करता है, यानी अप्रैल के भीतर सब्सक्रिप्शन परचेज करता है तो 14 अप्रैल तक आपकी फीस होगी अराउंड 45,000, जिसमें आपको मिलेगा 12 की जगह 15 महीने का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा 10,000 रुपए की किताबें इसी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में। इसके अलावा प्री, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस तक की सारी चीजें प्लस टेस्ट सीरीज, ये आपको सारी मिलेंगी। बात करूं मैं अपने कोर्सेज की तो मेरे द्वारा पॉलिटी, मेरे द्वारा ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स उसमें पढ़ा दिया गया है और मेरे साथ साथ लगभग 200 से अधिक एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यूपीएससी कैटेगरी में। उन सबका स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा, सारी चीजों का पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। बात करें एसएससी वालों के लिए तो एसएससी वालों का दिन कल तक का भी दिन खास है। इसमें उनको सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 साल की फीस में, यानी कि 12 महीने की फीस में 14 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। तो ये आप लोग फोकस कर सकते हैं। दोनों ही जगह जो भी फीस है उसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% का डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। हाँ जी साथियों, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपके सामने क्या क्या खास है, आइए एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल बना है आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। 1913 में रेवोल्यूशनरी इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका एंड कनाडा और गदर पार्टी की उन्होंने स्थापना की। हाँ जी, हाँ जी साथियों। इसके अलावा ए वीकली मैगजीन कॉल्ड गदर वाज पब्लिश्ड बाय गदर पार्टी। हाँ जी, एक मैगजीन थी जिसका नाम था गदर, वो गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशित की गई। द आइडियोलॉजी ऑफ गदर पार्टी वाज सेक्युलर। हाँ भाई, आइडियोलॉजी गदर पार्टी की जो थी वो सेक्युलर थी। ये 3 चीजें हैं साथियों, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपसे ये इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, काफी बेहतरीन सवाल है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सही से कर देंगे। अरिजीत प्लस शो हो रहा है भाई। हाँ भाई, जुकाम हो गया है, गले में खराश है। नाला हरदयाल, बिल्कुल सही। क्लियर, बढ़े आगे। रश्मि, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है बेटा, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। डन। इकोनॉमी पढ़ाएं, बिल्कुल भैया इकोनॉमी भी पढ़ा देंगे। और बताएं।
सबका सही? चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे की तरफ। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंक्लूड, हाँ भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस किस ने किया था, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों। आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, नवाब मोहसिन उल मुल्क ने और सैयद अहमद खान ने, किन किन ने मिलकर के इसका मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। उन्नीस सौ छह में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही कथन है ना। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। इन तीनों ने मिलकर के की थी, सैयद अहमद खान उसमें शामिल नहीं थे, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए मधुर भारद्वाज ने कितना अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने बोला था कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं साथियों। विद रिगार्ड्स टू बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर द रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने इस सेशन को लीड किया था। In this session, Congress supported the Swadeshi and boycott movement in Bengal. Moderate activists of Congress wanted to spread the Swadeshi and boycott movement outside the country. Moderate यानी कि जो नरम दल के कार्यकर्ता थे वो कहते थे कि कांग्रेस को स्वदेशी आंदोलन जो है वो देश के बाहर भी फैलाना चाहिए। इस सेशन में कांग्रेस सपोर्टर्स सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट इन बंगाल, और ये रास बिहारी बोस के द्वारा लीड किया गया था। कौन सा कथन यहां पर सही है? बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथियों। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है। मणिकांत, लौंग खाने से, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं लौंग ट्राई करूंगा, है ना। हाँ जी साथियों, तो मुद्दा क्या है यहाँ पे? रास बिहारी बोस ने इसको वो नहीं किया था, और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी विभाजन का कारण था साथियों, कांग्रेस के विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस चाहती थी, ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था इस सेशन को, नंबर एक। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को तो इन्होंने प्रमोट कर दिया था। मुद्दा ये था कि यहाँ पर मॉडरेट्स चाहते थे कि ये बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में ही रह जाए, ये बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में ही रह जाए। इस मुद्दे को ये ले जाना नहीं चाहते थे, कहां पर? ऑल ओवर द इंडिया। वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, यानी कि गर्म दल के जो नेता थे, वो कह रहे थे कि इसको पूरे देश में प्रसारित किया जाना चाहिए और देश के बाहर तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इनका इसी कारण से सूरत स्प्लिट हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। ये फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप याद रख लीजिए, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कंसीडर किए जाते हैं, और इसके अंदर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को प्रमोट किया गया था। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हु गेव द स्लोगन पॉलिटिकल फ्रीडम इज द सोल ऑफ नेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसका मतलब स्टेटमेंट था जो कि क्या कहते हैं इसको, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था, ये किसका स्टेटमेंट था? आप सबको क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स याद करने की आदत जो हो चुकी है, अब उस आदत के दौरान आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है, ऐसी स्थिति में
जो भी बातें होंगी वो उन्हीं ने की होंगी जो सामान्यतया सुर्खियों में रहते हैं, है ना, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट व्हेन एक्सट्रीमिस्ट केम फॉरवर्ड दे कॉल्ड द पेशेंस अपोज एडिशन ऑफ द स्वदेशी, ही आस्क्ड द पीपल टू रिफ्यूज कॉपरेशन इन गवर्नमेंट, कोर्ट एंड गवर्नमेंट। तो ये अरविंद घोष थे जिनके द्वारा यह कार्य किया गया था, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, मदन लाल डींगरा स्टार्टेड ए मैगजीन जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट सोशोलॉजिस्ट इन लंदन। मदन लाल डींगरा ने वो शुरू की थी। इंडिया हाउस प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप टू ब्रिंग रेडिकल इंडियन यूथ टू लंदन। किसने कार्य किया था? इंडिया हाउस ने इस प्रकार का कार्य किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है? ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे प्यारे साथियों फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बहुत बेसब्री से गलत कर रहे हैं, है ना। मतलब इनके अंदर आप गलत करने में बिल्कुल भी समय नहीं ले रहे हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये शुरू किया गया था साथियों, है ना। मदनलाल डींगरा नहीं, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं, ठीक है। मदनलाल डींगरा जो है वो मतलब इसी चीज से जुड़े हुए थे जिन्होंने करजन और वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए, लाला हरदयाल thought opposed to the British rule in India, condemned the attack of Lord Hardinge in Delhi। लाला हरदयाल यद्यपि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर जो दिल्ली में हुए हमले थे उसकी निंदा की थी। उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम मानने की अपील की थी। अराजकतावादी गतिविधियों के कारण उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। कौन सा कथन इसमें से सही है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। सवाल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनमें से अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। मैं मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं। ठीक है, क्या क्या सही आंसर है? तो इन्होंने इसको कंडेम नहीं किया था, एप्रिशिएट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही अपीज्ड, इन्होंने इसको तारीफ नहीं की थी। नंबर 2। नंबर नेक्स्ट, इनको यूएस से एक्सपेल नहीं किया गया था, इन्हें जेल कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर जब ये निकले थे तब चोरी छुपे ये निकल करके बाहर चले गए थे, ठीक है। तो यहां पर सुन लीजिएगा, भगवान सिंह थे जिन्होंने इसकी तारीफ की थी वंदे मातरम की, जिसको इस रिवोल्यूशनरी सैल्यूट माना गया था। इसके साथ साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अराजकतावादी गतिविधियों के कारण। जब ये रिलीज हुए अमेरिका के अंदर तो ये सीक्रेटली अपना देश छोड़ करके चले गए थे साथियों, ठीक है। चलिए, इन इवेंट को क्रोनोलॉजिकली व्यवस्थित करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं और इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल यानी समय के साथ व्यवस्थित करते हैं। साथियों मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ना, और मतलब दिक्कत आ रही है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे आपके साथ सारी बातें रखते चले जा रहा हूं। दिक्कत है लेकिन थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, है ना। हाँ जी, बंगाल का पार्टीशन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कांग्रेस का विभाजन और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इनको व्यवस्थित करने की आपसे कहा गया है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन इसके अंदर सही है। हाँ जी, बंगाल का विभाजन, दिल्ली का मतलब कथन सही नहीं, इनको व्यवस्थित करते हुए चलना है। आपको ईयर वाइज हिसाब से ये सारी बातें तो पता चल ही रही होंगी। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब लैंडमार्क कार्य हैं, इन सबको तो आपने इसी प्रकार से व्यवस्थित कर लिया होगा, बस इनमें दिक्कत आएगी। बता दीजिए सबसे पहले कौन सी चीज हुई थी, इसके बाद कौन सी हुई। हाँ जी, जल्दी बताइए। उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। शमन टूटेजा, शाबाश बेटा। अरविंद, कल वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा, कल मैंने 13 तक क्वेश्चन करा दिए थे, उसके बाद बच गए थे जो कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बच गए थे, उन्हें मैंने मेरी टीम से कहा था कि वो उनका यूज कर लें यहाँ पे, है ना। बिल्कुल गार्गी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो मतलब सारी चीजें आपको पता चली गई हैं, कौन से समय पे क्या क्या हुआ था। 1905 में विभाजन अक्टूबर के अंदर, मुस्लिम लीग 1906, कांग्रेस का पार्टीशन 1907 और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था 1911 में।
ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंपारण सत्याग्रह इज और आर करेक्ट? बताइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? हाँ जी, देयर वॉज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन ऑनर डिससेटिस्फैक्शन एंड एजिटेशन इन चंपारण रीजन। हाँ जी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ग्रीवांस महात्मा गांधीज ग्रीवांसेस ऑफ चंपारण कल्टीवेटर गॉट पब्लिसिटी ऑल ओवर इंडिया। सब लोग उनको पूरे देश में जानने लग गए थे चंपारण की वजह से। और चंपारण के जो कृषक थे, कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने एक्सेसिव टैक्सेशन ऑफ शुगर का, जो चीनी के ऊपर लगने वाला जो अत्यधिक कर था, उसका विरोध किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, आप यूज करेंगे तो दो ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल सही जवाब। जिन विद्यार्थियों ने सी और डी आंसर किया है, उन्हें हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता है, बस वो मेरा मोरल अप करने के लिए क्लास में आ गए हैं, है ना। मतलब उनको क्लास में इसलिए आना था कि ठीक है, सर को बुरा ना लगे, क्लास पढ़ने चलते हैं। कई सॉल्ट सत्याग्रह कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो। मतलब क्वेश्चन से भी मतलब काम चल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। जय हो। हाँ जी साथियों, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तीन कठिया पद्धति के बारे में था, नील की खेती से संबंधित था। थोड़ा सा मतलब जब समय मिले थोड़ा पढ़ लिया करो, अगर हो जाए तो। हाँ जी, महात्मा गांधी ने फर्स्ट यूज हिज मदर हंगर मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर नाटाल में 1906 में, दूसरा चंपारण के वर्ष में 1917 में, अहमदाबाद सत्याग्रह में 1918 में, या फिर केप टाउन में 1906 में। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया था? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विद रेफरेंस टू द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी कंसीडर द फॉलोइंग: अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, अभी मैंने कल परसों जलियांवाला बाग जो है वो इसी के साथ संदर्भ में पढ़ाया था, खेड़ा सत्याग्रह। इनको रिलेट करते हुए बताना है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, इन्हें एडजस्ट करते हुए आपको लेके चलना है और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी बुक बताएं बेटा। विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं सब लोग, इससे ज्यादा अच्छी तो कोई बुक है नहीं अभी तक। है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल आपको पता ही है। चंपा ये क्या बोलते हैं, कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, मार्च 1919 में आया था और भी ज्यादा सही कहूं तो, और अप्रैल में इसी के विरोध में जब मतलब नारे लग रहे थे रॉलेट के बगल में विरोध में, तो उसी के दौरान 13 अप्रैल को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें भूख हड़ताल की बात की गई थी। 1917 का जो नील की खेती के लिए विरोध हुआ था। तो ये सारी की सारी बातें पता ही हैं आपको, खेड़ा सत्याग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। With regard to following statement, which of the following statement is correct? Gandhiji returned to India from South Africa in 1915. Number one. Number next. Gandhiji established the Sabarmati Ashram near Ahmedabad in 1916. After returning from Africa, Gandhiji started the first successful सत्याग्रह from खेड़ा। बताइए कौन सी बात इसमें से सही है? गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह क्या खेड़ा में किया था क्या? ये सोचने की बात। साबरमती आश्रम उन्होंने अहमदाबाद में 1916 में स्थापित किया था। कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी दिन मैं जिस दिन स्वस्थ रहूंगा उस दिन आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा गांधी जी के आने से लेकर के, गांधी जी ने क्या कुछ किया था। हर चीज का अपने आप में एक इंसिडेंट है, मतलब चंपारण की अपने आप में एक यूटिलिटी है। चंपारण से उन्होंने मतलब 3 आंदोलन कहते हैं कि गांधी जी ने अपने तीनों हथियार अपना लिए थे। चंपारण के अंदर
चंपारण हुआ, इसके बाद मतलब असहयोग हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल हुआ। गांधी जी ने अहिंसा, भूख हड़ताल और मतलब क्या कहते हैं उसको, सत्य, अहिंसा और भूख हड़ताल जो है ना, इनको अपना लिया था इन तीनों आंदोलनों के दौरान। ठीक है। हाँ जी, गांधी जी ने आने के बाद सबसे पहले इंडिया में किसी भी पार्टी की लीडरशिप स्वीकार करने से मना कर दिया था और सबसे पहले ये कहा था कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, यहाँ के सारे नेताओं से मिलूंगा। आपको मालूम है आज भी हमारी राजनीतिक पार्टियों में जिन भी नेताओं ने पूरे देश का भ्रमण किया है उनको देश की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है। हाल ही में जो इस समय आंध्र प्रदेश के अंदर जगनन्ना की जो सरकार है, जगन मोहन रेड्डी की, वो भी इसी पैटर्न पर कार्य करती है। मतलब इसी पैटर्न पर वो सरकार में आए थे, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी शायद उन्होंने। हाँ जी, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किस बात से जुड़ा हुआ था? गांधी जी ने सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ फेमाइन अफेक्टेड फार्मर्स इन बिहार। हाँ जी, पूछा जा रहा है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कि जो फार्मर्स थे बिहार के, उनके पक्ष में इन्होंने सत्याग्रह किया था। नंबर दूसरा, ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फॉलोअर ऑफ गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो गांधी जी के अनुयायी हो गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप इसे। चंपारण बिहार था। आरती बिल्कुल बहुत सही बेटा। सब्सक्रिप्शन लेना अगर पर ना हो तो क्या वो यूपीएससी तैयारी नहीं कर सकता, और कर सकता है तो कैसे, प्लीज गाइड करें। नीड योर हेल्प। कृष्णा कुमारी, बिल्कुल बेटा तैयारी कर सकता है यूपीएससी की, बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकता है। कोचिंग आपकी मदद जो है वो थोड़ा ज्यादा कर देती है, आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर देती है, अंत में पढ़ना आप ही को होता है। और अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बहुत सारा नॉलेज फ्री में उपलब्ध करवा रही हैं। मुसीबत ये होती है कि वो सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती, कहीं आधा मिल गया, आधे के बाद में फिर कह दिया कि अब पेड कोर्स लेना जरूरी है टाइप से। तो ये सब चीजें जो है ये मुसीबत बनती हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी की जा सकती है। समय, डायरेक्शन, अगर गाइडेंस किसी का आपके पास हो पूरे टाइम तो डेफिनेटली सिंगल तैयारी की जा सकती है। हाँ जी। ऑन 13 अप्रैल 1919 फॉर व्हाट रीजन डिड पीपल गैदर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। कल परसों ही ये न्यूज मैंने पढ़ाई भी है। हाँ जी, क्यों इनको मतलब यहाँ पर किया गया था जरा बताइएगा। हाँ जी, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट गांधी जी और लाला लाजपत राय, सपोर्टर ऑफ गदर पार्टी, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, किसके विरोध में, और सेलिब्रेट द पर्व ऑफ बैसाखी। अब ये प्रश्न मतलब इनकम्प्लीट तरीके से इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट हैं। अब दोनों ऑप्शन में से आप दोनों ऑप्शन कर भी देंगे मैं सही मान लूंगा, है ना। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर दो ऑप्शन है जो करेक्ट है बिल्कुल, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो दोनों ही ऑप्शन सही किए हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, है ना। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सत्यपाल जो था, इन दोनों को छुड़वाने के लिए बात हुई थी। दूसरा, है ना, इन दोनों को छुड़वाने की बात हुई थी, और बैसाखी का पर्व था जिसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। तो असल में क्या था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा था, इस कारण से इनके ऊपर गोलियां चली थी। पर्व बैसाखी था, इसलिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंस क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप बाय महात्मा गांधी एट द इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी गए थे तो उन्हें तीव्र आलोचना का क्यों सामना करना पड़ा था? क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि कांग्रेस सरकार का विरोध किया करती थी, कांग्रेस टू एक्सेप्ट ऑफिस अंडर गवर्नमेंट, कांग्रेस ने सरकार के अंदर ऑफिस की एक्सेप्टेंस ले ली थी, कंडमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर द एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद की इन्होंने निंदा की थी, या सारे कारण थे? कौन से कारण थे जिसके कारण बीएचयू के इनॉग्रेशन में जब गांधी जी पहुंचे थे 1916 में तो उनका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, अब किसी को ये चीज नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के अंदर असल में जो भी
पुअर है, गरीब व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के ऊपर केयर नहीं की जाती, उस व्यक्ति की केयर नहीं की जाती अमीरों के द्वारा। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, असल में भारत की गरीबी का ये सबसे प्रमुख रीज़न है। देखिए, आज भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ हम बोलते हैं जमींदारी प्रथा, तो जमींदारी प्रथा में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गिवन जमींदारी प्रथा थी, वही सबसे बड़ा कारण थी भारत के पिछड़ेपन का। क्योंकि असल में ब्रिटिशर्स जितने दुखदाई थे हमारे लिए, उनसे ज़्यादा दुखदाई उन्होंने हमारे यहीं के लोगों को बना दिया था, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं। जमींदार जो थे, वो ब्रिटिशर्स के कहे अनुसार कार्य करते थे और अपने ही लोगों के ऊपर ज्यादतियाँ किया करते थे। ठीक है? हाँ जी, आईएमएफ ने सॉलिडरिटी टैक्स, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, सर मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ कोई उपाय बताएँ, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ओम प्रकाश, बेटा डिप्रेशन में क्यों हैं आप? सर आपसे कैसे बात होगी कोर्स से रिलेटेड, आप यूट्यूब पर 2 मंथ पहले नंबर दिए थे। मैंने बेटा नंबर तो आज तक नहीं दिया जय, यूट्यूब पर तो छोड़ो, मैंने कहीं नंबर नहीं दिया। हाँ, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ पर आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहाँ डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएँगी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बच्चा गूगली फेंक रहा है कि सर ने नंबर दिए थे। मेरे नंबर कहीं भी उपलब्ध नहीं होते हैं मेरे भाई। मेरे कॉल सेंटर के नंबर होंगे जो कहीं आपसे मिल गए होंगे, वो भी मैंने शेयर नहीं किए। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम 1935? हाँ जी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो मेरे कॉल सेंटर के हैं, मेरे नहीं है। हाँ जी, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम 1935? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू द सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, while the scheduled caste were given separate electorate in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हाँ जी, हाँ जी, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1919 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, इंडियन क्रिश्चियन और यूरोपियंस को दिया गया था, और शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 में दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड, while गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये एक्ट्स के बारे में बात पूछी जा रही है, अच्छा सवाल है, बता दीजिएगा। समय मीणा, सर आप आरएएस के बारे में बताए बिना कोचिंग के प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बेटा देखो, सब जगह गाइडेंस जरूरी है, कोचिंग वगैरह सब गाइडेंस के लिए बनाए जाते हैं, है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी रूल इन द प्रोविंसेस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। बताइए, भारत के अंदर डायरकी लाने वाला कौन सा कानून था, ये पूछा जा रहा है। साथियों मैं बस यहीं इसी क्वेश्चन के साथ रोक रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, केवल क्वेश्चन कराता हुआ चला जा रहा हूं। सॉरी फॉर टुडे। शालू, राहुल, साक्षी, अमित मीणा, तेजस्वी, पूनम, अखिलेश, स्मृति, जिया और आशा, ये सभी परफॉर्मर रहे हैं, और 16 में से जिस बच्चे ने 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन भी सही किए हैं, वो अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, बाकी जो सूचनाएं हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम है। आज के दिन को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए याद कर लीजिएगा, कल इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो 14 अप्रैल की तारीख को याद रखिए, अंकित 10 रेफरल कोड याद रखिए। उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, 10,000 रुपए की 20 किताबें, 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। आप कहाँ हो? घर पे हूँ भाई।
तबीयत मेरी काफी हद तक ठीक है। हाँ, काफी हद तक ठीक है भाई। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1920 1935, है ना? हाँ जी, तो 1920 और 1935 के बीच की मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। और इससे पहले मैं 1905 से लेकर के 1915 तक करा चुका हूँ, 1905 से लेकर 1920 करा चुका हूँ। इसके बाद अब हम चल रहे हैं 1920 से लेकर 1935 के बीच में। ठीक है बेटा, ये सब जब खत्म हो जाएंगे, ये पूरा की पूरा जब भारत आजाद करा देंगे, उसके बाद हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर लेंगे, किसान आंदोलन कर लेंगे, किसान आंदोलन के साथ साथ फिर हम जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो कर लेंगे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कर लेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स कर लेंगे, है ना, मतलब जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार या फिर मतलब जो भी हमारे यहाँ पर सुझाव हुए हैं, पुलिस रिफॉर्म जो हुए हैं उनके बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उन पार्ट को भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से डिस्कस कर लेंगे। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सबटाइटल्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसके साथ साथ मैं आपको जरूरी जानकारियों के सिलसिले में ये बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अंकित 10 का उपयोग करके आप एसएससी हो या यूपीएससी गेट हो या कोई भी एग्जाम जिसमें भी आप इसका यूज करते हैं 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप लोगों को और प्राप्त हो जाता है। स्पेशल क्लास देखने पर आपको क्रेडिट होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ भाई, आज इस पूरे वीक ये जो टाइम टेबल है ये 6 बजे ही रहने वाला है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप कृपया करके इस टाइम को नोट कर लें। चलिए, हाँ जी, फॉर व्हाट वाज महात्मा गांधीज अपोजिशन टू ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स। बहुत ही सेंसिटिव सवाल है और अगर उम्मीद हो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर कर लीजिए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Separate electorate college would ensure the bond for them for eternity। पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ण हिंदुओं को ठेस पहुंचती। यह महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमजोर कर देता, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा कथन आपको ऐसा लगता है जिसके चलते मतलब एक प्रकार से महात्मा गांधी जी ने मतलब यरवड़ा जेल के अंदर आंदोलन कर दिया था कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। इसके पीछे का पूरा इतिहास है, मैं पूरा इतिहास आपको सुनाऊंगा और इस सवाल को समझना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चले, चलिए सुनिए साथियों, देखिए थोड़ा सा इसका इतिहास हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपको याद हो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपको मालूम है 1927 के अंदर बना था कौन? साइमन कमीशन, है ना, जिसका विरोध हुआ था। अच्छा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, साइमन कमीशन से पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में चलते हैं। साथियों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के 10 साल पूरे होने पर 1929 में आना था, क्या आना था? साइमन कमीशन आना था। 1929 10 साल होने से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बना दिया गया। 1928 में वो इंडिया आया। उसे ये देखना था कि 1919 में जो कानून बनाए गए हैं, हाँ भाई, एक आप जब तक मैं यहां पहुंचूं आपको मुझे बताना है कि दांडी यात्रा के साथ में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, आप मुझे उसके बारे में भी बताते चलिए। ठीक है साथियों, हाँ जी, क्या है सवाल? तो 1928 में क्या हुआ? 1928 में जो क्या कहते हैं साइमन कमीशन है वो इंडिया आ चुका था। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, इसका साइमन गो बैक के साथ में विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ, विरोध होने के बाद में साइमन कमीशन अपना काम करता रहा। इसके बाद में हाँ जी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ। यहां से अगर आपको याद हो, हाँ भाई तारीख बताइए, दांडी मार्च कौन सी तारीख को शुरू हुआ था? क्योंकि अभी उसी दिन से अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। अगर आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, जल्दी बताइए, है ना? हाँ, तो 12 मार्च से शुरू हुआ है। और ये 12 मार्च से शुरू होकर के कब तक गया था बेटा? दांडी यात्रा कब कंप्लीट हुई थी? तिथि बताइए जिस दिन दांडी यात्रा कंप्लीट हुई थी।
6 अप्रैल को दांडी यात्रा कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना? हाँ, तो उसी के उपलक्ष्य में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, है ना? अच्छा, तो यहां से पैरेलली चल क्या रहा था, थोड़ा सा इतिहास हम बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों आया? क्योंकि उसे अल्टीमेटली यहां से इंडिया से 1919 का फीडबैक लेना था। उस फीडबैक को लेकर के वो चला गया। कहां चला गया? वापस इंग्लैंड लौट गया। जब वो वापस इंग्लैंड लौटा तो वहां पर इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार ने इंडियंस को साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर बातचीत करने के लिए टेबल पर बुलाया। जो टेबल गोल टेबल थी, जो आजकल भी आप कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं, उसे हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ये बातचीत 3 बार हुई। प्रथम राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। ये तीनों की तीनों जब चल रही थी, उस समय भारत में चल रहा था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी कांग्रेसी थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया। भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर जब पार्टी में नहीं जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कॉन्फ्रेंस होने का कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल ही रहा था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर ली गई थी, उस समय गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी को मनाया गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचिए। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, लेकिन इनकी वहां पर बातचीत नहीं बनी, तो गांधी जी वापस आ गए तो यहां पर उन्होंने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इन तीनों 1930 से 1932 के बीच में हुई इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने अटेंड किया था वहां जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और अंबेडकर साहब इन दिनों एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, और वो क्या थी? वो चीज थी मेरे प्यारे साथियों, सेपरेट इलेक्टोरेट। किस चीज की डिमांड कर रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए। अब ये क्या होता है? अगर आपको मालूम हो तो भारत ने 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देखा था। भारत ने 1919 में क्रिश्चियंस, सिख और एंग्लो इंडियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देखा था। अब यह समय आ चुका था जिस समय अंग्रेजों को भारत में फूट डालकर राज करने के लिए यहां के मेजॉरिटी हिंदुओं को भागों में तोड़ना था, और इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रस्तावना रख दी। क्या रखा? रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे उस समय पर। 16 अगस्त 1932 की बात है, उन्होंने इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी, विशेष रूप से दलितों के लिए, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक दलित ही दलित को वोट देगा, दलित ही दलित को वोट देगा, यानी कि दलितों का नेता दलित होगा। ठीक है साथियों, दलित होना, निम्न वर्ग का होना, उच्च वर्ग का होना, ये हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जो समाज चला आ रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जहां पर एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग हुआ करता था। यह वर्ग का कॉन्फ्लिक्ट कास्ट ओरिएंटेड था। इस कास्ट ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट में अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था दलितों के लिए करना सुनिश्चित किया। इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंटिन्यू करने के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। पुणे की यरवाड़ा जेल में गांधी जी बंद रहे, और जब उन्हें यह पता चला कि अंग्रेजों ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी है, तब उन्होंने साथियों आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी तो भूख हड़ताल के बाद में अंबेडकर साहब वहां उन्हें मनाने पहुंचते हैं, और इन दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इस पूना पैक्ट के बाद में अंबेडकर जी ने यह कहा कि वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानते। अब मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी की बात मान ली गई। गांधी जी की बात कौन सी मान ली गई? कि दलितों को सेपरेट नहीं किया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि गांधी जी ने ऐसा उन्हें क्या समझाया जिसकी वजह से जिस चीज की मांग वो इतने लंबे समय से लेके चल रहे थे, उस चीज को वो मान गए। मतलब ऐसा तो है नहीं
अंबेडकर जी इतने विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने कम से कम 55 विषयों के अंदर मास्टर्स की उपाधि धारण की थी, इतने विद्वान व्यक्ति, ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते उन्होंने गांधी जी की बात मान ली? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसने कि इन दोनों को समझाइश पर मजबूर कर दिया? क्या ऐसा कहा गया था? ठीक है, तो गांधी जी ने यहां पर एक सबसे बड़ी बात कही, और वो ये थी कि उनका कहना था कि आप जिस चीज के लिए, और यही सवाल भी है, और क्या था कि भाई जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिल जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप उच्च वर्ग के समान होना चाहते हैं या हमेशा निम्न वर्ग की कैटेगरी के साथ जीना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया जा रहा है? कि आप हमेशा जब तक हैं तब तक निम्न वर्ग बन के रहें, या फिर एक दिन उच्च वर्ग के ऊपर भी जाकर बैठें, या उच्च वर्ग के ऊपर तो छोड़िए पूरे देश को चलाएं? आप चाहते क्या हैं? ये वो पहला पॉइंट था जो कन्विंस करने वाला पॉइंट था। अगर आपको सेपरेट कर दिया गया, इसका मतलब है कि आप निम्न हैं, निम्न ही रहेंगे, आपका नेता भी निम्न ही रहेगा। ये जो कास्ट का सिस्टम चला आ रहा है, ये कास्ट सिस्टम आगे प्रिवेल कर जाएगा। आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आपको हमेशा नीचा समझा जाएगा, आपके साथ दूरी बना ली जाएंगी, आपकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा, आपको हमेशा दोयम दर्जे का स्थान दिया जाएगा, आपको बराबरी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये वो तथ्य था जो सबसे पहले समझाया गया। फिर सवाल बना कि ये कैसे कर पाएंगे आप? अब आप सोचिए कि अंबेडकर जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति, उनको गांधी जी ने क्या चीज समझाई? अब आपको वो समझना जरूरी है। गांधी जी ने फिर उनको यह समझाया कि मेरे द्वारा यह कार्य तब किया जाएगा जब एक ऐसी चुनाव व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें एक दलित को वोट एक उच्च जाति का व्यक्ति दे, एक सवर्ण जो है वो दलित को वोट दे। जब एक सवर्ण दलित को वोट देगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो सवर्ण होने का टैबू है दिमाग में से, वो खत्म हो जाएगा। बोले इसका तो विरोध होगा। बोले इसका विरोध तब होगा जब सवर्ण जाति खुद इस मुद्दे को अगर लीड करने लग जाए। मतलब यह हुआ, महात्मा गांधी जी सवर्ण कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा कि यहां से आगे अब मैं हरिजन सुधार आंदोलन शुरू करूंगा। मैं हरिजनों के पास जाऊंगा, जिन्हें निम्न दर्जे का समझा जाता है उनके कर्म की वजह से, मैं उनके बीच जाके बैठूंगा। अगर देश का सबसे बड़ा नेता शुरुआत ही वहां से करे कि मैं इन्हें ऊपर मानूंगा, तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर एक भाव बनेगा, और हुआ भी यही साथियों। और आज आप देख लीजिए कि देश के अंदर जितना अच्छे से, और ये सब काम करने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर मतलब एक प्रकार से रिजर्वेशन का सिस्टम आया, जॉब में रिजर्वेशन का सिस्टम आया। अब देखिए कमियां अच्छाइयां सब सिस्टम में रह जाती हैं। धीरे धीरे सारे सिस्टम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आप भी देखते हैं कि बहुत उच्च प्रशासनिक पदों पर आपको बहुत सारे उस दलित वर्ग के व्यक्ति बैठे मिलते हैं जिसे कभी हीन समझा जाता था, और बहुत सक्सेसफुली देश को चला भी रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि कास्ट जो है ना, वो किसी की काबिलियत को नहीं दबाती, और ऐसी स्थिति में जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो आंदोलन था, वो सक्सेसफुल हुआ, और देश अब धीरे धीरे तरक्की की राह पकड़ रहा है। चूंकि लोकतंत्र है तो इसकी गति स्वतः ही धीरे धीरे चलती है, और आने वाले समय में इसके अंदर बहुत सारे पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। अभी मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बीइंग एन मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से कन्विंसिंग रूप से पता होना चाहिए कि देश के लिए क्या भला था, है ना? काफी इसमें मतलब बातें हो सकती हैं। एनीवे काफी बड़ा चला गया ये सवाल, लेकिन क्योंकि रिसेंटली अभी अंबेडकर जयंती गई है, बच्चे काफी दिन से इस सवाल की डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने इस सवाल को अभी यहां पर ले लिया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का उपबंध नहीं था? गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो निम्न में से कौन सी चीज यहां पर नहीं थी? आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौते के खंड 2 में आरक्षण और रक्षोपायों को परिभाषित किया जाए, रिजर्वेशंस एंड सेफगार्ड्स, तृतीय पक्ष को पहले से ही बेची गई जब्त जमीन की वापसी की जाए, शोषित वर्गों के लिए 18% सीटों का आरक्षण किया जाए। कौन सा इसके अंदर एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था? रिजर्वेशन की मांग, बताइए कौन सी चीज उसमें नहीं थी?
शबनम, हाँ बेटा करेंगे इस चीज को भी ट्राई, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो उस समय तो ये क्यों नहीं हो पाया था, आपको समझना चाहिए ना। अगर गांधी जी और इनके बीच में शोषित वर्ग के लिए 18% रिजर्वेशन हो जाता तो फिर कम्युनल अवार्ड का मीनिंग ही रह जाता। तो कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 के अंदर वो आता ही नहीं अगर इनके बीच में ये समझौता हो गया होता तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? डोमिनियन स्टेटस, पृथक निर्वाचन मंडल, एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र और वयस्क मताधिकार। यानी कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या चीज तैयार नहीं की गई थी, यह आपसे पूछा गया है, बताइए साथियों। उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को तो बहुत अच्छे से कर देंगे। हाँ जी, अब देखिए कॉमन सेंस इसमें लगाने की आवश्यकता है। पृथक निर्वाचन मंडल, यदि ये चीज वहां होती तो डेफिनेटली देश का हाल ही कुछ और होता। फिर भी मैं कुछ विद्यार्थियों को पूछना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? बताइए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? ए और बी, कौन सा कथन सही है? मोतीलाल नेहरू जी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। अब ये क्या कहानी थी, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 1927 में चल करके जब साइमन कमीशन इंडिया के लिए रवाना हुआ, 28 में जब इंडिया आया, तो इंडिया में उसका विरोध होना शुरू हुआ। इंडिया में जब विरोध होना शुरू हुआ तो फिर इंडिया में यह कहा गया, मतलब वहां पर हम लोगों को चैलेंज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें तो बुलाया ही नहीं इस पूरे इसको बनाने में। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है इनको तो इनवाइट ही नहीं किया। तो बोले आप लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों के पास ये सेंस ही नहीं है कि देश को कैसे चलाया जाए। जब आपके पास सेंस नहीं है तो फिर आपको बुला के क्या करें? मतलब हम लोगों को एक प्रकार से उल्हाना दिया गया कि यार तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम देश क्या चला लोगे। तो फिर इस बात को ईगो पे ले लिया भारतीय तत्कालीन कांग्रेस ने, क्योंकि वहां पर हमसे यह भी कहा गया कि तुम लोगों में कोई जर्नल कंसेंसस नहीं है, यानी कि तुम्हारी इतनी सारी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को मिलाकर के अगर एक टेबल पर बिठाने की कोशिश भी की जाए तो तुम लोग एक साथ बैठ ही नहीं सकते। एक तरफ मुस्लिम लीग अपना राग अलाप रही है, तुम अपना राग अलाप रहे हो, हिंदू महासभा अपना राग अलाप रही है, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। तो किस किस को लें और किसको छोड़ें? भाई अगर तुम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो तो हमें यह बता दो कि हम किसको तो साथ लें और किसको छोड़ें। है कोई तुम्हारे पास आंसर? तो वास्तविकता में कांग्रेस के पास उस समय कोई आंसर नहीं था। कांग्रेस ने सभी दलों का आह्वान किया कि आ जाओ अपन लोग एक साथ मिल जाएं, लेकिन नहीं साहब, मुस्लिम लीग तो साइड में हट गई कि नहीं हम तो नहीं चलेंगे साथ में। यानी अंग्रेज इस जगह सही थे कि हम तो सब लोग एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते। लेकिन जो दूसरा तथ्य था कि तुम लोग अपने बारे के अंदर, हाँ लॉर्ड बिरकन हेड ने हमें चेंज किया था। बिरकन हेड ने कहा था, हाँ, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैंने कहा एक तथ्य और याद कर लेंगे। बिरकन हेड ने चैलेंज किया था। तो अब सवाल बना कि बोले तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर यहां पर मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस जो है उसने अपनी बैठक बुलाई और कहा कि देखो ये लोग जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ले जाकर के बातें करेंगे और 1935 के दौरान जो हमारा भारत शासन अधिनियम आएगा वो जो बातें रखेंगे ये 1935 में, उससे पहले हम 1928 में इनको बना के दे देते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। यानी कि इन्होंने, कांग्रेस ने 1928 में बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। अब आपको जान करके यहां हैरानी होनी चाहिए कि हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों डोमिनियन स्टेटस मांगा था। हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, हमने आजादी मांगी ही नहीं थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप पूछेंगे डोमिनियन स्टेटस और आजादी में क्या अंतर होता है? इसका अंतर यह होता है साथियों, डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि हमारे यहां गवर्नर जनरल रहेगा, लेकिन उस गवर्नर जनरल को सलाह देने वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडियन होगा। गवर्नर जनरल बना रहे, लेकिन यहां पर यानी कि जो आज आप बोलते हैं डोमिनियन वर्सेस सॉवरेन होना, डोमिनियन वर्सेस रिपब्लिक होना। सॉवरेन का मतलब है कि हमारे ही द्वारा चुना हुआ व्यक्ति
हमारा सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, संप्रभु, हम अपने खुद के भगवान हैं, मतलब हमारा खुद का शासन है। डोमिनियन में ऐसा नहीं होता। डोमिनियन में क्या होता है, डोमिनियन में गवर्नर जनरल तो रहेगा, लेकिन जिसकी वो बात मानेगा, जिसकी काउंसिल की वो बात मानेगा, वो इंडियन होगी। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है कॉमनवेल्थ रियलम, वहां गवर्नर जनरल का जो पद है वो भी ऑस्ट्रेलियन ही होता है, वहां कॉमनवेल्थ रियलम शब्द आता है, रियलम, है ना। तो वहां पर ये क्या था डोमिनियन स्टेटस, यहां अंग्रेज ही गवर्नर जनरल रहने वाला था, इंडियन एग्जीक्यूटिव क्लास होती। यूके में मोनार्किज्म है, वहां पे मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म है कि वहां राजा होता है, उसके साथ साथ संसद होती है, लेकिन वो राजा और संसद दोनों एक ही देश के व्यक्ति हैं। जबकि डोमिनियन स्टेटस में क्या होता, राजा का अपॉइंटी जो वायसराय होता वो तो अंग्रेज होता, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती वो इंडियंस की होती। थम्स अप करिए अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। आ गई बात समझ में? तो हमने ये मांगा था, क्लियर। तो हमने क्या क्या मांगा था, तो यहां पर हमने वो सारी बातें लिख दी हैं। अच्छा सवाल है तो आप कभी समय में लेकर के इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं ये सारा सेशन शेयर कर दूंगा। What did the salt सत्याग्रह called by महात्मा गांधी ensure? हमारे को जो हमने नमक सत्याग्रह किया दांडी मार्च के माध्यम से, उसमें हमने कौन सी चीज, मतलब गांधी जी के द्वारा कौन सी चीज सुनिश्चित कर ली गई थी? पूरे तटीय भारत में नमक कानूनों का उल्लंघन, महिलाओं की सहभागिता जो हमने दांडी मार्च निकाला उसमें, जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति, व्हेन द वर्किंग इट्स ग्रोइंग टेंडेंसी, यानी कि ये धीरे धीरे और बड़ा होता चला गया। तो हमने साल्ट सत्याग्रह जब किया तो हमने ऐसी कौन सी चीज थी जो इसको इसके अंदर हम लोगों ने नोटिस करी, बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसमें कौन सा कथन सही है? गांधी जी के द्वारा क्या सुनिश्चित किया गया था? साल्ट सत्याग्रह जो 78 पीपल से शुरू किया गया था, उसमें मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करने लग गए थे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, वीमेन, बिजनेसमैन, लेबरर्स, सभी लोग उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान? अच्छा, एक बार ना कई बार ये सवाल मन में पूछा जाता है, पहले इस सवाल का आंसर कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी जी को पढ़ने का मौका, हाँ बिल्कुल पीडीएफ इसका यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। क्लास के बगल में ही 3 बिंदियां दी हुई है, वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद भी डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबद्ध थे? HSRA, हाँ भाई, तो ये तो मेरे हिसाब से सभी को मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही, अब मैं क्या बोलूंगा, कर दीजिए आप, चलिए पहले। जी हाँ, साइमन गो बैक का नारा लगाते समय लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर लाठीचार्ज हुआ और वो उनके सिर पर पड़ी। जो मारने वाला व्यक्ति था उसको मारने के लिए HSRA ने बीड़ा उठाया था। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको, पता है एक बात जो समझी जाती है कि गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह करके क्या किया। दांडी सत्याग्रह करके क्या किया? बोले नमक बनाने का नियम लिया। बोले नमक, नमक तो उस समय इतने सस्ते दामों में मिलता था कि आपको उसको बनाने के लिए इतने बड़े नेता ने इतना छोटा सा काम क्यों किया? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। भाई गांधी जी जैसे राष्ट्र नेता जिनके पीछे पूरा देश दौड़ रहा है, उन्होंने नमक बनाने का आंदोलन क्यों किया? बहुत ही लॉजिकल सवाल बनता है। नमक हर कोई खाता है, बेसिक नीड होती है। अच्छा बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड में आती हैं। तो कपड़ा तो हमारे लिए जो है सबसे, बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते, मेरे कई जानने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ आप बहुत सारे लोग बिना कपड़े के घूमते हुए नहीं देखेंगे, अनटिल अनलेस वो दिमाग से खराब ना हो। आदिवासी भी मतलब मास्क जो है वो लगा के घूमते हैं, मतलब समझ रहे हो? तो मुद्दा क्या है, मुद्दा समझने का प्रयास कीजिए। मुद्दा ये है साथियों कि नमक एक ऐसा पॉइंट था जो सबसे रिलेट करता था। पहली चीज, नमक एक ऐसी चीज थी जो सबसे रिलेट करता था, जिसको सबको उसका महत्व पता था। सरकार को नुकसान पहुंचाने का उनका कतई उद्देश्य नहीं था कि सरकार को रेवेन्यू लॉस पहुंचाया जाए, नहीं, क्योंकि गांधी जी उस समय का भारत नहीं बना रहे थे,
जो कि बाई हुक एंड बाई क्रुक स्वतंत्रता चाहता हो, नहीं। गांधी जी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें आने वाले समय पर भी लोग सत्याग्रह करें, लोग आंदोलन करें, हड़ताल करें, लेकिन कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। देखिए, गांधी जी को आने वाली पीढ़ियां जितना पढ़ेंगी ना, उतना ज्यादा उन्हें समझेंगी और उन्हें उन्हें अपना मानेंगी। देखिए, बहुत आसान था, भारत में जितनी आबादी गांधी जी के साथ साथ चला करती थी ना, जितनी आबादी गांधी जी के साथ चला करती थी, यदि वो एक एक पत्थर भी उठा के चलने लगते तो अंग्रेजों को मार मार के छेद कर देते खोपड़े में। आप समझिए, देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर गांधी जी के बारे में ये कहानी जरूर सुनाता हूं। यदि एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, भैया मेरी भाषा और दोनों चीजें बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन मैं जब क्लास ऑप्ट करता हूं तो उसमें भाषा खुद से सेलेक्ट कर देता हूं हिंदी, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं। तो आप गलत जगह फंस गए हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक बहुत बड़ी चीज है, मैं अक्सर, हाँ, विद्यार्थियों को तो कहानी भी याद है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अक्सर ये वो पंक्ति है जिसको मैं बहुत ज्यादा बार गांधी जी की व्याख्या में उपयोग में लेता हूं, है ना। तो होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। गांधी जी का कहना था कि मैं आज का भारत नहीं बना रहा जो बाई हुक एंड बाई क्रुक बस सत्ता पाले, नहीं, क्योंकि आज ये अंग्रेजों को भगा के सत्ता पाएंगे, कल को ये हर चीज के विरोध में सड़क पर उतर आएंगे। आप देखिए, आज देश की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन हिंसात्मक तरीके से अगर हो तो वो एप्रिशिएट नहीं किया जाता, और जब वो अहिंसात्मक होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। चाहे हाल ही में हुआ किसान आंदोलन हो, या फिर जब आपका सीएए आया था तो उसके प्रोटेस्ट में वो दिल्ली में कौन सी जगह बैठी थी महिलाएं, क्या नाम था, मैं तो नाम ही मिस कर गया हूं यार, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें ध्यान में, शाहीन बाग, ठीक है। तो हम लोगों को जो आंदोलन करने का, तो आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे ना, एक सवाल बहुत बेसिक है, अगर आपसे कहीं परिचर्चा में हो रहा हो, क्या हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्ट्राइक करना हमारा मूल अधिकार है? विरोध प्रदर्शन करना हमारा मूल अधिकार है? बिल्कुल है। हमारा आर्टिकल 19 यही तो अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संगठन बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार हैं। बस पीसफुल प्रोटेस्ट, हिंसा साथ में नहीं हो। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें रिलेट करिए कि गांधी जी उस समय क्या चाहते थे, ठीक है। चलो, गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। कौन सी चीज थी जो कि इस समय पर एप्रिशिएट की गई थी? बताइए साथियों। ये बहुत ही गहरा सवाल है, और अभी इस बार भी गांधी जी के ऊपर एक बहुत प्यारा सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गांधी जी और मार्क्स में क्या समानता है। अगर आपको मालूम हो तो आंसर करिएगा। दोनों अनार्किस्ट थे, है ना, अराजकतावादी थे, दोनों ही सरकारों में बिलीव नहीं किया करते थे। एक गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में भी डिफरेंस निकाला जाता है। गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों, और कई बार इस बात को लेकर बहस होती है। गांधी जी अंत तक डटे रहे इस बात के ऊपर। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर था वो क्या है? क्लियर? वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी जाति व्यवस्था पर प्रहार नहीं कर रहे थे, उसके समर्थक थे, है ना। जबकि अंबेडकर जी क्या थे? जाति व्यवस्था के विरोधी थे। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो कैसे मतलब निकल के आया, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, फिर तो एकदम ही उल्टा हो गया। साथियों, असल में क्या है, भारत में जाति व्यवस्था वर्ण आश्रम से चल करके आई है। जातियां जो हैं वो वर्ण से चल के आई हैं, और गांधी जी का जो कहना था वो कुछ ये था कि जातियां अपभ्रंश रूप हैं वर्ण व्यवस्था का, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों को अपभ्रंश करके ब्राह्मण, पंडित, दलित, इन रूपों में बांट दिया गया है। जबकि वर्ण जो है वो कर्म के ऊपर आधारित होकर आया है, और कर्म के ऊपर आधारित कोई भी कार्य गलत हो ही नहीं सकता। और गांधी जी का ये आर्ग्यूमेंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है साथियों। मतलब ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि आप इसको डिफेंड करते करते कई बार खुद फंस जाते हैं। अब वो कैसे है, अब ध्यान से सुनिएगा, उनका पक्ष कितना है
पहले आप उसको समझने का कार्य करें, थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको। गांधी जी जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उनका कंसर्न होता है कि वर्ण का मतलब है कार्य करना। पहले वर्ण का निर्धारण कर्म से होता था। यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम कर रहा है, पूजा पाठ का कार्य कर रहा है, तो उसे पंडित कहा जाता था। पंडित जाति नहीं थी, जन्म से नहीं मिलती थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वैदिक काल में। उसके बाद पोस्ट वैदिक काल में इसका अपभ्रंश रूप होता चला गया, कुल और जन्म के आधार पर कार्य। गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय व्यवस्था है ना, ये गलत नहीं है, इसको जन्मजात मान लेना गलत है। ध्यान से समझना, और ये बात समझने के लिए थोड़ा अपने दिमाग के अंदर जो भी पूर्व धारणाएं हैं एक बार के लिए उन्हें साइड में रखना और समझने का प्रयास करना। कन्विंस होना ना होना अंत में डिसाइड करना, पहले केवल ये तर्क सुनना जो गांधी जी का था, मेरा तर्क नहीं है। गांधी जी का तर्क क्या था जिसके आधार पर उन्होंने अंबेडकर जी को भी कन्विंस किया था? ध्यान से सुनिए, पॉइंट ये है, पहले कर्म के ऊपर आधारित होता था वर्ण। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य कहा गया। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, तो उसे क्षत्रिय कहा गया। अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है, खेती से संबंधित कार्य कर रहा है, तो उसे शूद्र कहा गया। अब आप बताइए, कार्य के आधार पर जाति का निर्णय हुआ था। आज भी आप बहुत सारे लोगों को उनके काम के आधार पर नाम देते हैं। अब एक टीचर कम्युनिटी हो चुकी है, डॉक्टर एक कम्युनिटी हो चुकी है। डॉक्टर्स, डॉक्टर तो एक ही होता है ना भाई, डॉक्टर्स, डॉक्टर कम्युनिटी, इंजीनियर कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी। कर्म के ऊपर आधारित हुआ करता था उस समय। अब अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, यह दुखद है। गांधी जी इसका ही विरोध करते थे कि जाति व्यवस्था जो भारत में आई है, असल में यह वर्ण पर आधारित होकर आई है। और इसके पक्ष में वो एक प्रमाण दिया करते थे, और वो ये था कि ये सभी लोग, जिस प्रकार शरीर का एक भी अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो शरीर अपंग कहलाता है, विकलांग कहलाता है, और वो शरीर स्वस्थ शरीर नहीं कहलाता। तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि शरीर का एक हाथ टूट जाए तो यह शरीर स्वस्थ होगा? इस बात को समझने का प्रयास करिए। यदि आप ये कहते हैं कि शरीर यानी कि पूरा जो समाज है वो इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो जब चार चीजों से मिलकर समाज बना है तो इस समाज के अंदर कुछ धारणाएं आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या ध्यान रखनी होंगी? कि इसमें से एक भी हिस्से को आप अलग नहीं कर सकते। फिर एक बहुत लॉजिकल सवाल बनता है, तो फिर एक बात बताइए, जाति व्यवस्था क्यों बनाई? तो इसके पीछे गांधी जी का तर्क ये था कि अगर मान लीजिए कि कृषक का कार्य क्षत्रिय करने लगेगा तो फिर क्षत्रिय का कार्य कौन करेगा? इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। ये उनका बहुत बड़ा तर्क था जो बहुत बार डिस्कस हुआ बाद में भी। दूसरा, अगर जिसको अपने काम में महारत है, मान लीजिए वैश्य को व्यापार में महारत है, तो फिर वो व्यापार करे, वो क्षत्रिय धर्म ना निभाए। मतलब जो जिस चीज में महारत रखता है उस चीज में कार्य करने से आगे की तरफ उत्थान बढ़ता है। वर्तमान समय में इस चीज की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान समय में सब लोग सब कार्य कर रहे हैं। आपको कटिंग करते हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे, आपको जूतों की दुकान खोले हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे। अब ये कोई धर्म आधारित कार्य नहीं हो गया है। आपको टीचिंग करते हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे। लेकिन गांधी जी का तर्क ये था। क्लियर हो गई बात? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, गांधी जी का जब भी सवाल आए तो यह मत समझ लेना कि उन्होंने हरिजन आंदोलन चलाया था तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे। जी नहीं, वो धर्म और जाति सुधार आंदोलन नहीं चला रहे थे। ये चीज याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से ये बहुत ही वैसी चीज है जिसको आपको बहुत गहराई से समझने की बात है। आज भी आप हमें समझाते हैं यही बात जब आपको पॉलिटिकल बात करने के लिए बोल रहे थे। पॉलिटिक्स की बात समझा नहीं गौरांग, क्या कह रहे हो? आपसे कुछ सुनना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, 100% समझ में आता है। नेताजी के प्रवचन लगा दिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रूप से साम्यवादी विचारधारा से संबंधित ग्रुप था? कीर्ति किसान पार्टी और लेबर स्वराज पार्टी, इनमें से कौन सी पार्टी साम्यवादी विचारधारा से? देखिए, अच्छा, भारत में ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है साथियों, और आपको पता भी होना चाहिए, भारत में बहुत बड़ी मुसीबत पता है किसके साथ हुई? बहुत बड़ी मुसीबत हुई भारत में साम्यवाद के साथ। भारत में साम्यवाद पैर ही नहीं पसार पाया, यह भी एक यूपीएससी का सवाल है। जब आप थ्योरेटिकल आंसर लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या कारण है कि भारत में साम्यवाद अपने पैर नहीं पसार पाया। साम्यवाद होता क्या है?
गरीब की वर्ग बात करना, सर्वहारा की बात करना, उस व्यक्ति की बात करना जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, आम आदमी की बात करना। तो फिर सवाल बनता है कि भाई एक बात बताओ, भारत में साम्यवाद क्यों नहीं चल पाया, है ना। पहले तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टी किस किस से बिलोंग करती हैं, ये साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। एक पंजाब से बिलोंग करती है साथियों, और दूसरा जो है वो बंगाल से बिलोंग करती है, लेबर स्वराज पार्टी। मुद्दा क्या है, भारत में साम्यवाद का प्रसार क्यों नहीं हुआ। साम्यवाद तो बहुत अच्छी बात करता है, जैसे मैं आपको बताता हूं साम्यवाद क्या बात करता है। साम्यवाद बात करता है कि भाई सभी संसाधनों पर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, कोई भी अमीर कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, देश में अंबानी अडानी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए, है ना। ये तो बहुत ही सुंदर विचारधारा है, इस विचारधारा से तो सबको सहमत होना चाहिए। कई बार इसीलिए कहते भी हैं कि जेएनयू जो है वो साम्यवाद की जननी है, वहां पर जाकर के साम्यवादी बातें इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि लोगों के हकों की बात होती है वहां पे। भारत में कहते हैं कि साम्यवाद के बारे में सबसे ज्यादा अगर कहीं मतलब अच्छी चर्चा कहीं होती है, प्रोग्रेसिव चर्चा जहां होती है, वो कहां होती है, जेएनयू के अंदर होती है। और ये मानने के पीछे तर्क दिया जाता है क्योंकि वहां पर हर वर्ग का किस प्रकार से हित सुनिश्चित हो, इस बारे में विषय विशेष पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, रिसर्च होती हैं। लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसके मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, अब थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। साम्यवाद में जब चर्चा गरीब की होती है तो फिर हमारे देश के अंदर तो 90% आबादी गरीब श्रेणी से ही आती है। आज भी हम में से 60% लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके पास एक समय के खाने के लाले हैं। फिर क्यों नहीं हमारे देश में साम्यवादी पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद ये नहीं पसर पाया, है ना, बहुत बड़ा सवाल। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में किसी भी प्रकार का वाद ना फैल पाने के पीछे, हालांकि भारत में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद जो है वो पश्चिम बंगाल में, केरला में कुछ कुछ जगह पर है। इसके पीछे आंसर है कि जब भी भारत में तत्कालीन कांग्रेस को लगता था कि अब गरीबों के हित की बात करनी चाहिए, तो साम्यवादी एजेंडे को कांग्रेस टेक ओवर कर लेती थी। साम्यवादी एजेंडे को कांग्रेस टेक ओवर कर लेती थी। टेक ओवर से मतलब हुआ कि जब भारत में साम्यवाद धीरे धीरे, बसु, ज्योति चंद्र बसु क्या नाम था उनका, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अब तक जो रहे हैं बंगाल के, क्या नाम है बेटा उनका, नाम बताना, वो कौन से, ज्योति बसु है ना, हाँ। तो उस समय जब उनका पांव पसार रहे थे, वो सारा सारा राजनीतिक नेतृत्व उनका बढ़ रहा था, तुरंत इंदिरा जी ने एक टैगलाइन दे दी जिसके आधार पर वो पूरा की पूरा चुनाव जीत गई। क्या जीत गई, उन्होंने तुरंत यह कह दिया कि गरीबी हटाओ आंदोलन चलाना चाहिए। क्या चला दिया, गरीबी हटाओ। अरे भाई साम्यवाद का जो असली मुद्दा है वो गरीबी हटाओ है, और आपने तुरंत उसको टेक ओवर कर लिया। अब जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि जैसे आजकल भाजपा करती है कांग्रेस के मुद्दों को अपना बनाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जनाधार है ना, देखिए चुनाव में वही जीतेगा जो गरीबों की बात करेगा, ये आप समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज भी अगर कोई मोटिवेशनल सेशन हो, मैं हालांकि इस तरह की बात बोलते हुए शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने करने की हिम्मत कर रहा हूं। आज भी अगर मैं आपको कोई भी मोटिवेशनल कहानी सुनाऊं और उसमें कहीं से भी ये पता चल जाए कि बच्चा जब पढ़ा करता था तो उसकी कई बार लाइट चली जाती थी तो एसी बंद करके पढ़ा करता था, आपको किक नहीं आएगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूं पढ़ाते समय, कह रहा हूं मैंने एसी बंद कर रखा है, पसीने आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी सिंपैथी तो ले आएंगे, किक नहीं आएगी। किक कब आती है, जब मैं एक फोटो ऐसे डाल दूं कि देखिए मेरे पापा जो है वो रिक्शा चलाते थे। मैं रिक्शे की मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं असल में बता रहा हूं हमारी मानसिकता कैसी है। देखिए मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, ये गोलगप्पे की दुकान लगाते थे, मम्मी टिफिन चलाती थी, घर में फलाने के बर्तन मांजने जाते, बस रातों रात हिट है वो स्टोरी, तुरंत बिकती है वो स्टोरी। हमारे यहां पर मानसिकता ऐसी घर कर गई है कि हमें गरीबी बेचने में मजा आता है, गरीबी सुनने में मजा आता है। गरीबी हमारे यहां पर एक ब्रांड है, गरीब बोलना अपने आप में एक स्टेटस है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मतलब बच्चा सक्सेसफुल स्टूडेंट लाके खड़ा कर दूं, और जब मैं आपके सामने खड़ा कर दूं वो कहानी सुनाने लगे कि मैं ऐसे पढ़ता था वैसे पढ़ता था, आप खोजना चाहेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में पता चला आहा इसके पापा डॉक्टर हैं, फिर तो होना ही था, हो गया काम खत्म। मतलब उस स्थिति में हम ये तलाशना भूल जाते हैं कि यहां पर मेहनत नाम की चीज भी है जो ये नहीं देखती कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है, पेपर दोनों को पास करना है। हमारे यहाँ गरीबी जो टैग है वो बिकता है। आज भी राजनीति इसी चीज पर होती है, भविष्य में भी होती रहेगी, जब तक हम उन स्टोरीज को सुनना बंद नहीं करेंगे। जब आप लोग पढ़ने की स्थिति में पहुंच गए तो गरीबी को बेचिए मत,
मतलब आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करिए। मैं मतलब हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा बोलूंगा तो आप में से बहुतों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई है। मतलब आपका क्या है ना, मतलब पीड़ाएं दिखाना ठीक नहीं है। हर आदमी की अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित होता है। कोई व्यक्ति अगर दोनों टाइम का खाना खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह आराम में है। समस्याएं इतनी भी होती हैं, कलेक्टर बनने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं यार। समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती है और सबकी बड़ी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगले सवाल को थोड़ा सा समय के साथ मैच करिएगा। और क्या है, इधर सुनिए। आपके सामने सवाल है, रॉलेट एक्ट को मैच करना है, साल्ट सत्याग्रह को मैच करना है, चौरा चौरी घटना को मैच करना है, और मेरे प्यारे साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को मैच करना है। हाँ देखो, मोदी जी गरीबी बेच करके प्रधानमंत्री हो गए, मैं चाय बेचा करता था। आज उनका स्टेटस देख करके बेचारे राहुल गांधी जो है वो ये समझाने में परेशान हो गए कि इनका एक एक कुर्ता एक एक लाख का है। तो ये हमारे यहाँ गरीबी बिकती है भाई। हाँ जी, चलिए तो हमने यहां पर आपसे पूछा रॉलेट एक्ट कब आया, साल्ट सत्याग्रह कब हुआ, तो ये जल्दी से मैच कर दीजिए। और रॉलेट एक्ट तो आप बहुत जल्दी मैच कर पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने आप लोगों को जलियांवाला बाग जो है वो इसी से संबद्ध करके पढ़ाया हुआ है। करें? सर आपकी कार कौन सी है? भाई मैं गरीब नहीं हूं यार, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरे घर में दोनों टाइम का खाना है, मेरे चारों मतलब दोनों हाथ पैर सही हैं, पैर सलामत हैं, बहुत अमीर आदमी हूँ यार मैं। मेरे पास कारोबार सब है। हाँ जी। What would be the most appropriate description regarding the पंजाब नौजवान भारत सभा? हाँ जी, his inspiration was that। बताइए, पंजाब नौजवान भारत सभा की सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? इधर सुनिए साथियों। युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, श्रमिकों के लिए साम्राज्यवादी विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें, पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की संरचना में सहायता हो। क्या चाहता था ये पंजाब नौजवान आंदोलन सभा? बताइए। भगत सिंह जी वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। आखिरी सवाल। Which of the following provisions were included in White Paper on Constitutional Reform published by the British government in year 1933? हाँ जी, कौन सी चीजें थी जो कि हमारे लिए श्वेत पत्र में लिखी गई थी? कौन सा कथन सही है? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय लोक सेवाओं में सीधी भर्ती, आपराधिक जांच विभाग की स्थापना, कौन सा कथन सही है? राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय पर क्या क्या बातें निकल करके आई, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो माफी चाहूंगा, सवाल केवल 10 ही हो पाए, लेकिन जानकारियां काफी ज्यादा साझा हो गई होंगी ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ, राहुल बेगूसराय, सीमा, शरद, शालू, ऋतु, जतिन, आरती, जया, जिया और कशिश, ये सभी परफॉर्मर रहे। यही टाइम, हाँ अभी तो बेटा यही चलने वाला, ये 10 दिन तक तो कम से कम यही टाइम चलने वाला है ना? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, सभी साथियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल यहीं से आगे का टाइटल पढ़ेंगे हम। कहां तक पढ़ चुके हैं? 1935 तक ना। तो कल आजाद करा देंगे अपन, कल आजाद करा देंगे, है ना? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, सारी क्लासेस कल यथावत रहेंगी। कल 10 बजे वाली क्लास भी रहेगी, शाम 5 बजे वाली क्लास भी रहेगी, और परसों जो है फिर वो करंट का रिवीजन होता है, तो परसों के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है? सुबह करंट होगी। करंट में जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं कल लेकर के आ रहा हूं। कल मतलब आज मैंने जो आपको शेयर भी कर दी थी पीडीएफ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने प्रायोरिटी दे करके वो शुरू कर दिया है। ठीक है ना?
साम्यवाद और वामपंथ एक ही चीज है भाई। 6 PM ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया जैरी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैज असादक बेटा, वो स्पेशल क्लास में कराई थी इसलिए नहीं मिल रही होंगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कल फिर मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्लो में वाईफाई स्टडी निकल गया, हाँ। मधुर ने समझ भी लिया। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है बेटा। हाँ जूही, थर्सडे से हो जाएगा। अनुराग, अपना नंबर दे दो प्लीज। बेटा मेरा फोन नंबर आप टेलीग्राम पर जाएंगे ना, तो वहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। वहां पे मेरी सहायता सूचना नंबर है, कॉल सेंटर का नंबर। आपको देखना है एक बार रियल में। अरे भाई मैं रियल में ही हूँ यहाँ पे, और थोड़ी फेक हूँ। प्रशांत, गर्म पानी पियो जितना पी सकते हो बेटा। प्रीति, अंकित 10 से डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अंकित और 10 को एक साथ लिखो, मिल जाएगा। ये सीजन चेंज होने का टाइम है, सबको कुछ ना कुछ होता है। मणिकांत, बहुत सारा आशीर्वाद। शिबू, अच्छा कपिल, ये कैसे होती है, ग्रेड कैसे आती है? कृष्णा, बहुत बढ़िया बेटा। शीलू जैन सर, आपसे GMGE करती हूँ। अब GMGE क्या होती है? आप रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करती हैं, अच्छा। शीलू बेटा, इतने सारे बच्चों के मैसेज होते हैं कि नहीं हो पाता, ऐसा इंटेंशनल नहीं होता है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, शुरू करते हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत में आज का टाइटल है 1935 से लेके 47 तक की मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद में क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1935 से 47 के बाद में कल जब हम पढ़ेंगे, तो कल हम गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे, है ना। तो गवर्नर जनरल पढ़ेंगे पहले तो 1857 तक, और उसके बाद में 1857 से लेके उसके बाद के जो वायसराय हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमेशा की तरह शुरुआत में जल्दी से 2 मिनट में एक जरूरी बात सुन लो, और वो ये है, रेफरल कोड अंकित 10 आपको अब तक 10% डिस्काउंट दिलाता रहा है, लेकिन अब एक एडिशनल फैसिलिटी आपको दिलाने जा रहा है। और वो क्या है? बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे, उन्हें अनअकैडमी उसी फीस में जिसमें उन्हें प्लस अथवा आइकॉनिक मिलता था, उसी फीस में अब उन्हें ये 20 किताबें, साथ में एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप, एक्सटेंडेड बोले तो जो उनको एक्स्ट्रा मंथ की अप टू प्रीलिम्स जो वो चाहिए, एक्सटेंडेड मेंबरशिप वो, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये वाली। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अनअकैडमी लोन भी दे रहा है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपके पास कोई मतलब ऐसा सोर्स नहीं है जिसके थ्रू आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई फैसिलिटी नहीं हो, तो अब अनअकैडमी आपको यूपीएससी के लिए एक प्रकार से ये समझिए कि आपकी जो फीस है उसे किश्तों में ले रहा है। इसको सरल रूप से यूं समझिए। और इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, एकदम मतलब जब आप चाहेंगे जितने समय में चाहे उतने में चुका सकते हैं, ठीक है। तो अब यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है, अब वो किसी प्रकार से किसी बैंक का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि अनअकैडमी अब खुद से आप लोगों के लिए फाइनेंस स्कीम लेकर आ चुकी है, ठीक है बेटा। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके यूपीएससी के अंदर अगर आप अभी भी इससे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको अंकित 10 रेफरल कोड से 44,000 में यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स, मेन समेत
इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। साथ में आपको जितने भी प्रकार के टेस्ट वगैरह जो देने हैं वो सब चीजें मिल जाती हैं। कॉम्बैट हर संडे होता ही है, इसके थ्रू भी आप लोग कॉम्बैट के अंदर भी एनरोल करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर फेजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? हाँ भाई, भारत छोड़ो आंदोलन से निम्न में से कौन कौन से कथन मैच करते हैं? स्ट्राइक, बायकॉट, सिट इन्स एट अर्बन सेंटर्स, नंबर 1। एक्सटेंसिव अटैक्स, औपनिवेशिक शासन सत्ता के अनेक प्रतिभों और साधनों जैसे रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें, सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, होम रूल लीग की स्थापना और कर्नाटक सिस्टम। क्या क्या था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सवाल का आंसर आपको देना है। इस समय क्या क्या हुआ करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। करें, चलिए लीजिए। हाँ जी, सवाल बना। हाँ जी, इधर सुनिएगा साथियों, सवाल बनता है कि सर क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इधर सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये नहीं हुआ था। होम रूल की लीग की स्थापना तो 1916 में हो चुकी थी, एनी बेसेंट वाली, है ना, तो वो तो इस फेज में हुआ ही नहीं था। अच्छा, दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक सिस्टम। अब ये कर्नाटक सिस्टम क्या है? कर्नाटक सिस्टम क्या है साथियों? जो अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी ना, उसे कर्नाटक सिस्टम कहते हैं, है ना। तो जो भी अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी वो क्या कहलाती हैं? कर्नाटक सिस्टम कहलाती है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन डेवलप किए गए थे, मतलब जो किसी को पता ना चले और वो रेडियो सिस्टम विकसित किए गए थे, लोगों तक एक दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ जी, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज RIN? हाँ भाई, RIN क्या था? RIN विद्रोह क्या था? रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा हुआ विद्रोह क्या था? नंबर 1 इंडियन नेशनल, अच्छा मैंने बोल ही दिया, इंडियन नेशनल आर्मी, HMIS तलवार, हंगर स्ट्राइक बाय नेवल रेटिंग, लॉर्ड इरविन। कौन कौन इसके हिस्से नहीं थे? नॉट पार्ट। मृत्युंजय डालूंगा बेटा, एक्चुअली अभी हमारे साथ में कुछ इशू हुआ है हमारी टीम के एक सदस्य के साथ में, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना। हाँ जी, करें। अमनदीप, कोरोना हो गया, होम बुखार नहीं उतर रहा। अमनदीप तो थोड़ा दिमाग पे लोड मत दो, अभी रेस्ट करो बेटा, है ना। जब स्वस्थ हो जाओ तब पढ़ाई करना, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर लो बेटा, है ना। हाँ जी, 1 और 4 लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन किस समय थे? गोलवेज सम्मेलन, दांडी यात्रा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले टाइम पर थे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी इसके साथ संबंधित नहीं थी, क्यों? क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था, है ना। इसी को ही आप रिन म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हुआ क्या था? 1946 के अंदर RIN, रॉयल इंडियन नेवी, इसके द्वारा रिबेल किया गया था, विद्रोह किया गया था। कहां पर? मुंबई के अंदर किया गया था, जिसमें 1100 से अधिक नौसैनिक जो थे हमारे, उन्होंने HMIS तलवार नामक जहाज पर एक प्रकार से वो कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी, हम वो कर दिया था, हड़ताल कर दी थी कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों कर दी थी? क्योंकि उनको खाने के लिए जो भोजन मिल रहे थे वो सही नहीं थी। इनके एक नाविक साथी थे जिनका नाम था BC दत्त, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मुझसे खुद नहीं बोला जा रहा है यार, ये क्या हो रहा है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब था कि नस्लीय भेदभाव हो रहा था। केस अगेंस्ट आजाद हिंद फौज, उन दिनों आजाद हिंद फौज के खिलाफ केस हुआ था। ये सारी चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से इंडियन नेवी ने अंग्रेजों के साथ खिलाफत कर दी थी। देखिए क्या हुआ था, अगर आपको मालूम हो तो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी? जो हमारे द्वारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे। मतलब बहुत सारी किताबें तो ये तक लिखती हैं कि अंग्रेजों का भारत से जाना जो है वो दो प्रकार की घटनाओं के कारण हुआ था। इंडिया छोड़कर जाने का अंग्रेजों का मन नहीं था, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात को भी बोलते हैं कि इंडिया में दो घटनाएं ऐसी हुई थी जिन्होंने अंग्रेजों का जाना लगभग तय कर दिया था। वो दो घटनाएं क्या थी? नंबर एक थी साथियों, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन होना, और दूसरा था मेरे प्यारे साथियों, इतने साल से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने ऑर्डर में रखने वाली ब्रिटिश सेना अब नेवी को, जो कि नेवी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी ब्रिटिश सेना की, उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रही थी। जिसके चलते नियंत्रण खो जाने के कारण, जिसके चलते नियंत्रण खो जाने के कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि उनके हाथ से सत्ता चली गई है, और इस स्थिति में उन्होंने आनन फानन निर्णय लिया। मतलब ये बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंटेड है कि रिन म्यूटिनी ने असल में उनकी, मतलब कहते हैं ना, जो उनका जो ताबूत तैयार कर दिया गया था भारतीय सेनानियों के द्वारा, उसमें कील ठोकने का कार्य किया था। ठीक है ना? तो ये कार्य कहां हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वर नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्या कुछ शामिल नहीं था? भारत संघ के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत, भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, संविधान सभा का गठन, 6 मुस्लिम बहुल राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं थी? जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था तो इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। सर आप चाय पीते हैं? हाँ भाई मैं चाय पीता हूँ। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, जब इंडिया में कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, कौन कौन शामिल था उसके अंदर? सर स्टीफर्ड क्रिक्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। तो उन्होंने आकर के जो चीजें यहाँ पर रखी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किस चीज को मानने से इनकार कर दिया था? उन्होंने कह दिया था कि हम सेपरेट पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये तो माउंटबेटन आए जिन्होंने ये कहा, 3 जून की योजना लाए, भारत और पाकिस्तान को दो सेपरेट देशों में बदल दिया। कैबिनेट मिशन जब तक आया था 1946 तक, पाकिस्तान की, पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। क्लियर है? तो ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो क्रिप्स मिशन वाले, यहाँ पर स्टीफन क्रिक्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये नेहरू जी के दोस्त थे। नेहरू जी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई की हुई थी। ठीक है ना? तो ये सारे तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following statement regarding India's independence and partition is not correct? निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। पहला तथ्य, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड वेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग कर दिया गया।
इनमें से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता तथा विभाजन से इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कथन सही नहीं है। हाँ जी, बताइए कौन सा कथन यहां पर ऐसा है साथियों जो करेक्ट नहीं है। अच्छा सवाल है, सोच करके आंसर दीजिएगा। वर्षा, बेटा आज काफी दिनों बाद क्लास हुई है, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, है ना। एक लंबा ब्रेक था, उसके बाद क्लास हुई है आज। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हुआ था, तो ध्यान से सुनिएगा। 14 जून 1945 को वेवल प्लान प्रेजेंट किया गया था लॉर्ड वेवल के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा था कि हम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। तो एटली बोल चुका था, लेकिन तारीख जो था वो 47 ना देके 48 दिया था। यानी 1948 तक ट्रांसफर होना था, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होना था। प्लान बाल्कन क्या है? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों जो प्रोविंसेस थी, बाल्कन का मतलब होता है टुकड़ा करना, यानी देश का छोटे छोटे हिस्सों में बदलना। तो मेरे प्यारे साथियों, सौरभ काफी टाइम से पूछ रही हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। बेटा क्या जवाब चाहिए आपको, बताओ ना। हाँ जी, इधर सुनिएगा। तो असल में जो प्रोविंसेस थे, राज्य थे, जैसे राजपूताना हुआ, हैदराबाद हुआ, असल में ये सारे के सारे देश के जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, इन्हें सेपरेट स्टेट बनाने की परमिशन दे दी गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं थी। हालांकि अंग्रेज गए थे तो उन्होंने यही काम किया भी था। हर हर उसको प्रोविंस को कहा जिसको जहां जाना है जाए, जिसे पृथक रहना है पृथक रहे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को मैच करिए और बताइए। क्या पूछा गया है? बी आर अंबेडकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सिकंदर हयात खान फार्मर प्रजामंडल, फजलुल हक यूनियनिस्ट पार्टी और खलीमुज्जमान इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इनको मैच करिए और बताइए कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। CHSL का 25 अप्रैल को एग्जाम है, हो जाएगा, मुझे आपसे ही पढ़ना है। एग्जाम है तब तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बेटा आपका एग्जाम ही नहीं होगा, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है। बाकी तो आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। हाँ जी, बताइए कौन सा आंसर सही है, यहां पर मैच कौन सा सही कर रहा है। लॉकडाउन ऑलमोस्ट सब जगह लग चुका है। राजस्थान में फिर से लॉकडाउन सही सिचुएशन हो चुका है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन है चीजें दोस्तों, मतलब बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन कौन से अभिलक्षण थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? हाँ जी बताइए। प्रारंभ से ही यह ग्रामीण विद्रोह था, यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था, हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी, राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी ये पूछा जा रहा है, बताइए। प्रारंभ से ही यह ग्रामीण विद्रोह था, यह नरमपंथी आंदोलन था, अभूतपूर्व प्रयोग हुआ था, हिंसा बहुत ज्यादा यहां पर हुई थी, और राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। क्या कुछ हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताएं। करो या मरो की सिचुएशन। गवालिया टैंक। मेरा इंटरव्यू भी पोस्टपोन हो गया राकेश रंजन, 26 को था, वो भी पोस्टपोन हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैं SSC की वापस से क्लासेस थर्सडे से रिज्यूम कर रहा हूँ।
हाँ जी, You'll need to unlock your iPhone. अरे चुप रहो। Which of the following statement about the Cripps mission is not correct? क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा पर सहमत होने के लिए राजी किया। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन किया। कौन सा कथन सही है? सही नहीं है पूछा गया है। Unacademy. Let's crack it.